startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. I would say every Pakistani, not the rich, not the poor. जो अमीर बंदा है वो भी जाके सबसे सस्ती ही चीज़ खरीदता है. मतलब हमें इम्तियाज़ के बाहर बाइक भी मिलेगी और इम्तियाज़ के बाहर हमें मर्सिडीज़ भी मिलेगी. एक ज़माने में जब हम दुकान कर रहे थे और एक ज़माने में जब हम वेस्ट कर रहे थे, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि वेस्ट जब हम कर रहे थे तो बहुत सी बॉटल्स वापस आ रही थी, शैम्पू बॉटल्स. Why sustainability? What really triggered you to get here and why are you so passionate about it? मतलब आप भी तो अपनी सुकून की ज़िंदगी जी सकते थे. Nobody will pay a premium to save the environment, right? And nobody cares about the environment in a way. Everybody cares about it, but it's उस हद तक के Facebook likes and Instagram likes and podcasts and panels and whatnot. I know for a fact that I have a friend in Islamabad who does waste management and he just pays 10 million rupees every year in taxes. Assalamu alaikum, मेरा नाम सादुल वाला है and welcome back to another podcast. आज जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो काफ़ी टाइम से तो इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ और अभी रिसेंटली इनका मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अभी तक उस चीज़ पे काम कर रहे होंगे जिस पे कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री है जिसमें ये है. और उनको 6 साल हो गए. मतलब मैं इनसे 2019-20 में मिला था एंड अभी तक कर रहे हैं. 3 साल हो चुके, उस वक्त भी 3 साल हो चुके थे. तो इट वाज़ रियली फैसिनेटिंग फॉर मी टू फॉलो मोर एंड मोर ऑफ हिम कि जी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बातचीत करते हैं. तो आज हम पॉडकास्ट पे ज़रा और आपसे सही से समझें और लोगों के सामने. तो टुडे वी हैव सलमान भाई, द फाउंडर ऑफ दवाम. दवाम इज़ वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी. राइट नाउ इज़ वर्किंग ऑन फिनोमिनल थिंग्स जिसमें वो हमारी करंट इंडस्ट्री को चेंज भी कर रहे हैं और अलग मॉडल्स पे चल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हमारी करंट इंडस्ट्री को और हमारे लोगों को उसका फ़ायदा दे रहे हैं. बट ही हैज़ डन अ लॉट मोर बिफोर दिस. सो लेट्स टॉक टू हिम मोर अबाउट व्हाट ही इज़ करंटली डूइंग, how his journey has been, because it's been phenomenally interesting, and what his vision is. So thank you so much for joining me, Salman bhai, today. Thank you for inviting. Pleasure. Salman bhai, before we actually dive into your business, I'd like to know a little more about you. So where are you from? Where did you study? Sure. शुरू कैसे हुआ ये सब? शुरू कैसे हुआ इसकी एग्जीक्यूटिव समरी आपको दे देता हूँ. 2009 का ग्रेड हूँ, लम्स का ग्रेजुएट हूँ. और 2009 में जब आप ग्रेजुएट करते थे ना उस ज़माने में, तो लोगों के पास 3-4 चॉइसेस होती थी. या वो FMCGs जाते थे बड़ी वाली लाइन लगा के, या वो बैंक्स में नौकरी करते थे, या वो मास्टर्स करते थे, या सबकी शादियाँ हो जाती थी. 2009 में फ़ेसबुक को आए हुए 2 साल हुए थे, जस्ट सो दैट कि हमें टेक्नोलॉजी से या बेंचमार्क करें कि वो कौन सा एरा था. दिस वाज नॉट द एरा कि जहाँ पे इट वाज पीपल वर ओपन टू एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू थिंग्स. इट वाज वेरी कट थ्रोट. बट आई काइंड ऑफ वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. जब मैं देखता था लाइन लगा के लोग बैच टॉपर्स जो हैं वो FMCGs लगे हुए हैं, बैंक्स लगे हुए हैं, तो मैं ऐसी जगह गया जहाँ प्रॉबेबली कोई जाने का सोचे ही नहीं. तो मैं पहली नौकरी थी KESC में, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, बैक इन 2009. दिस वाज बिफोर द टर्न अराउंड एंड KESC बिकमिंग K Electric, and a brand that you say what you will about it, but it has become a brand where it's become a good employer as well. But back then I guess I started with KESC, and I think with all that was going on around there at that time, I think it was a phenomenal a tukka for me. It was a very good place to learn organizational stuff and how things are turned around and
प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो काफ़ी सीखा वहाँ पे। बट उधर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था वेस्ट टू एनर्जी का, जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे थे। भैंस कॉलोनी कराची का एक इलाका है जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल कॉलोनीज़ इन द वर्ल्ड एंड इन साउथ एशिया, जहाँ पे 1.5 लाख भैंसें हैं और 3000 टन गोबर रोज़ समंदर में जा रहा है। सो वो एक प्रोजेक्ट था कि इसको हम कैसे बिजली बनाएं। बट दैट वाज माय फर्स्ट काइंड ऑफ इन विथ सस्टेनेबिलिटी। और मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी कि एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है अगर हम उसका कुछ ना कर सकें, इट्स अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट वेस्ट। और इस नेगेटिव सिचुएशन को बहुत एक पॉजिटिव सिचुएशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इफ़ वी आर एबल टू डू दैट। सो वहाँ से एक वो 10-12 साल पहले एक सीड हुई थी जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का और वेस्ट का एक पैशन हुआ था। फिर मैं सोशल इम्पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, तो मुझे सोशल इम्पैक्ट का भी शौक था अंदर से कि एक इम्पैक्ट होना चाहिए। तो 2-2.5 साल पावर सेक्टर में गुजारा, 2-3 साल इम्पैक्ट सेक्टर में गुजारा, वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर। इम्पैक्ट सेक्टर में कहाँ पे काम कर रहे थे? आई वॉज एट अमन फाउंडेशन। बट अमन फाउंडेशन जब मैं गया, तो वाइल वर्किंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर ब्रॉड बेस्ड थिंग्स, दिस प्रोजेक्ट काइंड ऑफ फॉलोड मी देयर। सो अमन एंड KESC काइंड ऑफ joined hand in pursuing this waste to energy. So I continued with this project for 5-6 years, and 6 साल बाद मुझे अपना पैशन सही पता चला कि यार दिस इज़ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इज़ माई पैशन। सो बड़ा कैलकुलेटेड फिर मैं मास्टर्स करने गया, आई वेंट टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। और फिर 2015 से 17 मैंने मास्टर्स करके जब वापस आए, तो फिर कहानी शुरू होती है दवाम की। और ये कहानी पिछले 6 साल एक एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी है, इकोप्रेन्योरशिप की कहानी है। एंड बाय द वे आई जस्ट वांट टू से आई एम नॉट देयर अलोन, आई एम अ को-फाउंडर। सो मेरे जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में बॉस होते थे, उमर is now my business partner, so he's as crazy passionate about me as waste. So when I came back, he was the one who said कि यार तुम बाहर से पढ़ के आए हो और इतना पोटेंशियल है, क्यों किसी और के लिए नौकरी करोगे, ये करना चाहिए। सोचा भी नहीं था about entrepreneurship. I was just looking for jobs, and then in 2017 September, just in 1 month, 2 months after coming back, we incorporated Dawam. That's awesome. एक पहले तो वो पूछूंगा कि जो वेस्ट टू एनर्जी वाला प्रोजेक्ट था, उसमें where did that go? I mean, did that materialize as such, or it didn't materialize within the confines of the organization that we're trying to do. अभी भी उसका कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो लेटेस्ट है वो ये है कि BRT बन रही है कराची में, और उसमें से जो बसेस चलेंगी वो बायोगैस पावर्ड होंगी, और बायोगैस वो उधर लगेगा। इट वॉज़ अ फेयरली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, इट इज़। इसमें बहुत सी इकोनॉमिकल क्वेश्चंस भी हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट के गोबर से बायोगैस बन सकती है, नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स कैसी होगी, वो कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको बनाएंगे कैसे, उसका पेमेंट मैकेनिज्म सब क्या होगा। तो बट आई थिंक नाउ दैट वी आर मेकिंग गैस आउट ऑफ इट, एंड यूटिलाइजिंग गैस इज़ a better proposition than making power out of gas. Of course. So just to add to that, I went to MIT in 2019, and there was this boot camp. तो उसका hackathon हुआ था, तो उसमें जो मैंने business pitch किया था, that was also कि पाकिस्तान में हम 10,000 बायोगैस प्लांट्स बनाएंगे, and then I won the whole thing. But that's why I'm so interested कि जी मैं एक चीज़ थी जिसका मैंने पूरा बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है, सब कुछ है, and then still in my head कि जी कभी तो करना ही है। Right. And again, so much potential. We're a milk drinking country, we're a beef eating country. No, there is potential, especially I mean in the rural areas. बिजली के सेक्टर में हम बात करते हैं, distributed generation is a way to give access to energy for people. Yeah. So हमारी agricultural lands में जहाँ पे farms हैं, हम वहीं पे based on their own resources that are available, cattle की and not only manure availability but also agricultural waste, उसका हम छोटे से फार्म लेवल के ऊपर बायोगैस प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, और वहीं पे उनको गैस मिल सकती है। एंड गैस वी नो इन पाकिस्तान इज़ नाउ बिकमिंग dearer and dearer, so it is a viable option. Definitely. अब गैस की प्राइस कम से कि उस पर सब्सिडी हटने वाली है, तो फिर तो हमारी प्राइस डबल से ज़्यादा होने वाली है। जी हो चुकी है आई थिंक। तो it's gonna be very interesting to do this business, and I think more people will pop up, क्योंकि अब जब प्रॉब्लम आया है तो solution भी आएगा। Yes. Even my chacha is working on a very large factory just for biomass pellets. So, Right. Okay, coming back to you.
So you came back from Colombia and then you started this business and then you also went for energy. So why sustainability का आपको था? What was the first thing that you actually started in the sustainability industry? क्योंकि आपने कहा कि जी मैंने एक दवाम बनाया जो sustainability के ऊपर काम राइट सो हम लोगों का आइडिया ये था कि हमने सस्टेनेबिलिटी की थीम पे काम करना है. हम जो भी काम करेंगे उसका पीछे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी. एंड व्हेन आई केम बैक इन 2017 आई थिंक सोलर वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी थॉट हैड पोटेंशियल ओवर हियर. अब 2017 है, दिस इज़ 2 years बिफोर नेट मीटरिंग केम इन और व्हाटएवर, एंड पीपल आज जो मेन स्ट्रीम हो गया सोलर को जाके पिच करना पड़ता था. जब मैंने वो फाइनेंशियल मॉडल पहली दफ़ा बनाया अपने उसमें देखने के लिए कि कंज्यूमर की कितनी सेविंग होंगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक सोलर जिसकी ये कॉस्ट होती है, उतनी जगह चाहिए होती है, उसकी इतनी सेविंग होती है, लोग क्यों नहीं लगा रहे. एंड स्पेशली वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल्स हो गए जो कमर्शियल टैरिफ दे रहे होते हैं, वो सबसे हाईएस्ट टैरिफ दे रहे थे. तो सोलर बेचना शुरू किया प्री नेट मीटरिंग. तो हमने उसको बेचा, बट ऑब्वियसली आफ्टर अ वाइल ऑफ गेटिंग इनटू सोलर वी रियलाइज ये बस एक ट्रेडिंग बिजनेस है. इसमें आपने एक कस्टमर के पीछे 6 महीने हाथ जोड़ के पढ़ना होता है, आपने उसको प्रपोजल देना होता है, वो नखरे दिखाता है, फिर आपको एक ऑर्डर मिलता है जो आप 2 हफ्ते में करते हैं, फिर आप नए उसके पीछे. तो देयर इज़ नो रिकरिंग रेवेन्यूज़ इन दिस. इसमें सिर्फ आप मार्जिन बनाते हैं पैनल और इन्वर्टर इंपोर्ट करके. सो आप इक्विपमेंट बेचने वाला मॉडल. एंड देन देयर वर नो बैरियर टू एंट्री. तो 1000 लोग और आ गए थे. तो इस तरह के बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा. फिर हम थोड़ा सा पिवट तो नहीं किया, इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऐड किया एनर्जी एफिशिएंसी का. जब मैं बाहर पढ़ रहा था तो आई रियलाइज़ कि एनर्जी एफिशिएंसी इज़ अ होल सेक्टर आउट देयर एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. लोग सोलर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको बिजली बचानी है, राइट? दैट्स द ओनली वे. बट बिजली बचाने के तरीके खाली सोलर नहीं है, वो ये भी है कि हम लोग अपनी बहुत ज़्यादा बिजली वेस्ट कर रहे होते हैं. पुरानी लाइट्स, पुराने पंखे, फ्रिज लगाए हुए होते हैं. हम 20 से 30% ख़र्चा बचा सकते हैं. समबडी टेल्स मी कि यार मुझे कौन से इक्विपमेंट चेंज करने हैं. तो हम साथ साथ में सोलर की एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी ऑडिट्स में घुस गए. जब हम वो कर रहे थे तो हमें पता चला यार कि कोई कह रहा है कि आप अगर लाइट कहीं किसी की चेंज करा रहे हैं तो मैं एलईडी बनाता हूँ, मैं इन्वर्टर एसी बनाता हूँ, कोई कहता है मैंने गैस सेविंग डिवाइस बनाई हुई है. सो हम चलते फिरते मार्केट प्लेस बन गए बेसिकली, कि हम एक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उनको हम एडवाइस कर रहे हैं कि कौन से अप्लाइंसेस चेंज होने चाहिए. तो फिर हम ई कॉमर्स के अंदर घुस गए. dvm.com.pk was supposed to be a one stop shop that gave you energy and environment savings. So LED lights और इन्वर्टर AC, कोई बायोडिग्रेडेबल कटलरी कर रहा था तो वो डाल दिया, कोई सैनिटरी पैड्स कर रहा था वो डाल दिया, कोई इलेक्ट्रिक रिक्शा उस ज़माने में लाया हुआ था वो डाल दिया. उस ज़माने में ई कॉमर्स का रुझान भी बहुत ज़्यादा था. हम समझे यार एक वेबसाइट बना देंगे तो अगले दिन से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे. ओहो, बट ऐसा नहीं था. वो इसकी तो पूरी एक साइंस होती है, SEO ऑप्टिमाइजेशन एंड दिस एंड दैट एंड पुश मार्केटिंग. फिर वो जब हम कर रहे थे तो वी थॉट कि यार इन चीज़ों को डिस्प्ले करना चाहिए. बहुत नई चीज़ें हैं. नोबडी इज़ गोना बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑफ अ वेबसाइट till they have something to see, and that's where we got into retail outlet. उधर काफ़ी पैसे जमा पूंजी इकट्ठा करके हमने स्टार्ट किया, उसको दुकान ली कमर्शियल एरिया में, उसको बनाया और उसको 6-8 महीने बहुत मेहनत से उसको बनाया. फिर 23 मार्च 2020 को उसका फीता कटना था. 17 मार्च 5 दिन पहले पहला लॉकडाउन हो गया. तो वी वर सिटिंग एट अ प्राइम प्लेस विद अ शाइनी न्यू शॉप विद नथिंग टू डू. फिर ये सब जब कर ही रहे थे, आपको पता है वेस्ट टू एनर्जी का मैंने अभी बैकग्राउंड बताया, मेरा और मेरे बिजनेस पार्टनर उमर का. तो हमने वेस्ट मैनेजमेंट शुरू कर दी. एक ऑब्सेशन है हम लोगों को वेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का. हमने डिफेंस में गाड़ी चलाई, 23 kg पर डे करते करते 300 kg पे पहुँचे, 15 टन तक पहुँच गए इस सोसाइटी से, इस स्कूल से. उधर हम 65 to 70% ऑफ द वेस्ट को हम रीपर्पस कर रहे थे. प्लास्टिक अलग, पेपर अलग. और जो ऑर्गेनिक है ना, जो हमारा वेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कंपोनेंट होता है वो ऑर्गेनिक्स का होता है, जो कोई नहीं करता उसका कुछ. तो उसका हम कंपोस्ट बना रहे थे. तो हमने देखा एक बहुत ही मैनुअल सिस्टम से वी आर जस्ट एबल टू रीपर्पस 70% ऑफ द वेस्ट. खैर एक ज़माने में जब हम दुकान कर रहे थे और एक ज़माने में जब हम वेस्ट कर रहे थे, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि वेस्ट
जब हम कर रहे थे तो बहुत सी बॉटल्स वापस आ रही थी, शैम्पू बॉटल्स, एंड हमने कहा यार कितना बड़ा वेस्ट है, अच्छी खासी बॉटल है, हम इसको एक यूज़ में फेंक देते हैं। फिर जब हम दुकान कर रहे थे उसको हमने ज़ीरो वेस्ट शॉप करने की कोशिश की, लोग आएँ अपने, हमने खोपरे आमंड का तेल, और इस वक्त तक दुकान भी खुली हुई है। दिस इज़ द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द दुकान, जो हम लॉकडाउन के बाद जब सोसाइटी शुरू हुई, दुकान भी चल रही थी और वेस्ट भी चल रहा था, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि देखें वेस्ट मैनेजमेंट तब नहीं स्टार्ट होती जब हम कोई चीज़ डस्टबिन में फेंकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट तब स्टार्ट हो जाती है जब कोई शख्स दुकान में एंटर होकर चीज़ ख़रीदता है। जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तब आप वेस्ट भी ऑलमोस्ट जनरेट ही कर रहे हैं ना उसका। आपने एक चीज़ ली, यूज़ की, फेंक दी, चीज़ ली, यूज़ की, फेंक दी। एंड वी थॉट देन कि जो वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे थे और जो रिटेल सेक्टर है, इसका थोड़ा सा इंटरसेक्शन ये होती है कि हम रिटेल लेवल पे लोगों को सोर्स रिड्यूस करवाएं वेस्ट। ये जो हम चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं प्लास्टिक बॉटल्स में, उसमें से अमूमन जो छोटे SKUs होते हैं 50 से 60% जो कीमत हम अदा कर रहे होते हैं वो उस पैकेजिंग की होती है। जो प्रोडक्ट अंदर होता है वो सस्ता होता है इन स्मॉलर SKUs, क्योंकि एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना। अब आप 100 रुपये का प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, 60 से 70 रुपीज़ उस बॉटल की कॉस्ट है, 50 to 60 रुपीज़। ऑब्वियसली जब वो बड़ा SKU होगा कम हो जाती है, बट पॉइंट इज़ वी आर कीप पेइंग फॉर पैकेजिंग विच इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड वी कीप थ्रोइंग इट अवे। और उसके अंदर हम लोग ये कह रहे होते हैं वेस्ट का बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, हम लोग ये कहते हैं कोई गवर्नमेंट कोई करेगी, कोई कलेक्ट करेगा, कोई रिसाइकिल करेगा, लेकिन वेस्ट को कम भी तो करना है। कल फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई कि पता नहीं 20,000 30,000 ट्रक्स आ गए और लेबर आ गया, वो उठना शुरू हो गया। आज जो 3 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट है वो 2040 में 12 मिलियन होने वाला है। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमारी आदतें इंक्रीज़ हो रही हैं। कंपेयर टू लास्ट 5 years वी आर नाउ ordering food more at home, right? Yeah. And with more food delivery and more convenient lifestyle in e-commerce, there is more packaging waste. So what are we doing to reduce the growth of waste? हम अपनी आदतें तो चेंज ही नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि कोई और आके हमारा गंद साफ करे। We're always talking about how to clean the mess or how to make pretty things out of the mess, but we're not talking about how to prevent the mess in the first place. और वहाँ पे हमें आइडिया, ये अपना जो फाइनल पिवट था जिसको हम कर रहे हैं, वो ये है कि हमने रीफ़िल स्टेशंस बनाए थे कि लोगों को और कंज्यूमर्स को और रिटेल कंज्यूमर्स को ये ऑप्शन दिया जाए कि वो अपनी बॉटल वापस लाएं और उसको रीफ़िल करें प्रोडक्ट को, और उस बॉटल को फेंकें नहीं, उसको एक एसेट समझें। इट्स नॉट वेस्ट, इट्स एन एसेट दैट you've paid for. That's phenomenal. बहुत सारी चीज़ों की बात होगी। एक तो मैंने पूछना था कि आज मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था ये कि how do you monetize it and how does it scale? उसका मैं थोड़ा सा अगेन थोड़ा वापसी पूछना चाहूँगा, and then how you actually are different from the local दुकान and the local crave marts which are available, जो अभी भी डिस्काउंट पे चीज़ दे रहे होते हैं। What sets you apart? So I think one of the things that we are focusing on is not the environment aspect. I keep saying this, that nobody will pay a premium to save the environment, right? And nobody cares about the environment in a way. Everybody cares about it, but it's उस हद तक के फेसबुक लाइक्स एंड इंस्टाग्राम लाइक्स एंड पॉडकास्ट एंड पैनल्स एंड व्हाट नॉट। लेकिन लोगों को अगर आपने if you want people to take actions, you have to either provide them convenience or cost savings. Our model is retailing without packaging, and when you retail without packaging, you suddenly remove a big part of the cost. If you remove a big part of the cost, then you're obviously becoming very very cost effective for the consumer. Plus also supply chain efficiencies हम ला रहे हैं। तो हमारा आइडिया ये है कि हमारे रीफिल स्टेशन, विजन क्या है? विजन ये है कि जगह जगह रीफिल स्टेशंस लगे हों मेन स्ट्रीम, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के नीचे, हॉस्टल्स में, हॉस्पिटल्स में, और लोग वहाँ पे रीफ़िल कर रहे हो। वाई? बिकॉज उनको इससे सस्ता प्रोडक्ट किसी रिटेल हाइपर मार्केट में नहीं मिलेगा। And that is what will incentivize them to change their behaviors to more reuse models. ये हम लोगों का विजन है कि this is a new way of retailing. अब आपने कुछ लोगों
की बात की, कुछ ब्रांड्स की, हम उनको कंपटीशन नहीं समझते, हम समझते हैं कि हम पार्टनर कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपने डिलीवरी हब्स बनाए हुए हैं, दोस्त कुड बी द स्पॉट्स वेयर जहाँ पे हमारा रीफिल स्टेशन लग सकता है और वो शैम्पू, हैंड वॉश, कुकिंग ऑयल, जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं उनको रीफिल फॉर्म्स में या तो ले सकते हैं या मंगवा सकते हैं। हम ऑफिसेज में और हॉस्पिटल्स में जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बिजनेसेस प्रोक्योर करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो रीफिल स्टेशन के ज़रिए फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू वे of kind of retailing, using the product and also incentivizing consumer behavior change. plus इससे cost लोगों की कम होती है, cost of doing business, overheads कम होते हैं and cost of living इसके अंदर कम हो जाती है, and that is the way that will propel. अब इसमें business model क्या निकलते हैं, कुछ कंपनीज जो कि ब्रांड्स को ओन करती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्लास्टिक वेस्ट, दे शुड बी द फर्स्ट वन टू से कि यार हम अपने ब्रांड्स को अपने कंज्यूमर्स को पहुंचाएंगे इन अ रीफिल फॉर्म। बट इफ़ दे आर नॉट डूइंग और दे आर स्लो टू डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस आवरसेल्व्स एज दवाम। हमने हैंड वॉश, सरफेस क्लीनर्स, जो बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वाइट लेबल तरीके में अपने ब्रांड नेम के अंदर हम लोगों को पहुंचा रहे हैं इन रीफिल फॉर्म्स, बिकॉज वो सस्ता भी पहुंच रहा है और प्लास्टिक भी कम हो रहा है। बट दैट्स द बेसिक आइडिया। That's phenomenal. So coming back to you pivoting so many times, as a founder and when you actually do start, हम तो कोई भी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करते हैं तो उसको जब स्टार्ट करते हैं तो इट्स लाइक अ बेबी टू अस। एक धंधा शुरू करते हैं जिसमें आप लोग पूरी दुनिया को बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं इस तरह सारे मसले सॉल्व कर दूंगा, बिकॉज वी रियली बिलीव इन इट, राइट, एंड इट डज हैव द पोटेंशियल टू डू इट। जब वो चीज़ नहीं चलती एंड यू आर एट अ पॉइंट कि ओके दिस जस्ट won't go any further, or I don't have the capacity at the moment to really take this forward, so what's next? How do I even start? What's next? You pivoted a few times, and then the old operation, आपने website इतने कितने मेहनतों से बनाई होगी और वो नहीं चली, दुकान you had to close down. How did you tell yourself कि जी okay, it's okay, and then let's start the next thing? How was that? And then what would you really tell someone else who is stuck in the dilemma कि जी नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं नहीं हटूँगा इससे? आई थिंक इसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। और वो संक कॉस्ट फैलेसी ये होती है कि मैंने इतना टाइम लगाया है, इतना पैसा लगाया है, इतनी मेहनत लगाई है, तो बस इसको करते ही जाओ। As I was saying, one of the most difficult decision or thing for any entrepreneur to do is to finally say, okay, this is not working out. As an entrepreneur, you need to be very good at identifying opportunities, but you also need to be very aware at what point you have to say, okay, you have to exit, not working out. For me, मैं इसको pivots यूँ नहीं कहूँगा और कहूँगा भी कि हमने जब सोलर कर रहे थे और फिर जब एनर्जी एफिशिएंसी कर रहे थे, इट काइंड ऑफ इवॉल्व इनटू बिकमिंग अ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस जब हम कर रहे थे तो मैंने सोलर छोड़ा नहीं था, बजाय सोलर खुद लगाने के मैंने सोलर का मार्केट प्लेस मॉडल ढूंढ लिया था। यानी कि आई वॉज द मिडल मैन इन बिटवीन फाइंडिंग अ क्लाइंट एंड देन उसकी सोलर कंपनी से शादी करा के कमीशन कमाने वाला मॉडल, वही मार्केट प्लेस का ही मॉडल होता है ना। सो इन अ वे आई ऑलवेज इवॉल्व्ड इट इनटू अ बेटर स्टेट, to a point where it became to retail. And yes, at some point, based on environment and resources finishing, you have to realize that it's not working out. But हर point पे कोई ना कोई एक नई चीज़ वो मोटिवेट कर रही थी। सो व्हेन आई क्लोज द शॉप एंड वी क्लोज द शॉप एंड वेस्ट मैनेजमेंट, उस वक्त वो एक नया मॉडल जो इस वक्त हम कर रहे हैं वो उभर के सामने आया था। एंड दैट ऑल्सो मेक्स इट ईजी टू से ओके, इसमें दम है, इस चीज़ का ज़ाया नहीं हुआ, वो आखिर में लर्निंग इसकी आई है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, आई वुड हैव नेवर इवन थॉट अबाउट दिस रीफिल स्टेशन आइडिया, वी वुड हैव नेवर इवन begin to think about that this idea or the problem exists had we not gone through this journey. So this journey was not completely sunk cost, it had a huge investment potential. हालांकि investment बहुत ज़्यादा लग गई, टाइम 5-6 साल, पैसा, everything, sweat equity. We don't talk about sweat equity, the time that I'm like putting in as an entrepreneur but not getting anything out of it in terms of monetary value, जो हमारे इन्वेस्टर्स को सीखने की बड़ी ज़रूरत है कि एक चीज़ होती है, वो कहते हैं आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 6 साल काम किया है, 24 घंटे इस चीज़ के ऊपर, उसकी तनख्वाह थोड़ी ना ली है। हाँ, सो
it kind of evolved into something which became now very apparent and very true. और इस वक्त ऐसे टाइम पे हमें ये मॉडल मिला है जिसकी इस वक्त ज़रूरत है. हमारा मॉडल शायद वो वाहिद मॉडल्स में से होगा जो हमारी डाउन टर्न इकोनॉमी में ज़्यादा अच्छा चल रहा है. People, middle income, upper middle income families are also thinking about reducing costs for daily grocery items. Yes. And businesses. So पिछले 4 महीने जो हमें growth मिली है suddenly in kind of retailing bulk products without packaging, I can tell you we are on this land grab opportunity right now because we are the only ones doing this. No, that's phenomenal, and that has the market behavior of especially I would say every Pakistani, not the rich, not the poor. जो अमीर बंदा है वो भी जाके सबसे सस्ती ही चीज़ खरीदता है. मतलब हमें इम्तियाज़ के बाहर बाइक भी मिलेगी और इम्तियाज़ के बाहर हमें मर्सिडीज़ भी मिलेगी. तो इट्स नॉट कि जी कुछ डिफरेंट है. बट पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इतनी चीज़ें ट्राई भी करी ऐसी मार्केट में जो इतनी ज़्यादा एक्सेप्टिंग नहीं है. चाहे कराची के डिफेंस में 1 मिलियन लोग क्यों ना रहते हों, लेकिन वो 1 मिलियन लोग भी उसी मिजाज के हैं जिसमें हमारे बाकी सब हैं कि जी नई चीज़ कौन करेगा. मतलब ये सब नहीं चलता. I know for a fact that I have a friend in Islamabad who does waste management and he just pays 10 million rupees every year in taxes. मतलब इतना वो प्रॉफिट कमा रहे हैं कि वो 1 करोड़ तो सिर्फ टैक्स दे रहे हैं. और उनका भी काम यही है कि वो कम्युनिटी से सामान जमा करके. सो इट्स नॉट के थिंग्स व्हेन यू स्टार्टेड इट ऑफ कोर्स इट वाज समथिंग दैट वर्कड, बट राइट नाउ व्हाट यू डूइंग इज इवन इट इवॉल्व्ड इनटू समथिंग सच सो अमेजिंग कि दिस हैज़ सो मच मोर पोटेंशियल. अब मैं कोई नहीं हूँ इवैल्यूएट करने वाला, लेकिन आपकी मार्केट ने खुद ही आपको बता दिया कि कितना ये चीज़ चल रही है. जी बिल्कुल. और हमारा मार्केट बिहेवियर अगेन वही है कि जी सस्ते से सस्ती चीज़ लेनी है. बिल्कुल. और इसके साथ में मैं और एक और भी चीज़ कर रहे हैं मैं आपको बताऊं. जैसे हमारा पैशन सस्टेनेबिलिटी था. अब सस्टेनेबिलिटी जो है कोई एक ओवर आर्चिंग टर्म है, उसमें 17 SDGs आ जाते हैं. हम लोग अभी फोकस कर रहे थे क्लाइमेट एक्शन में, प्लास्टिक रिडक्शन में. फिर हमने देखा कि हम स्मार्ट मशीन्स बना रहे हैं तो इसको थोड़ा इवॉल्व करना चाहिए दूसरी सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट्स में. तो एक जेंडर और इंक्लूसिविटी का एक बहुत बड़ा टारगेट भी है हम लोगों का. और ख़वातीन को स्पेशली बहुत इश्यूज़ भी वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा होते हैं. तो एक चीज़ जो हम सॉल्व कर सकते थे वो हमने किया कि हमने एक और मशीन का वेरिएंट बनाया है जिसको कहते हैं सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसिंग मशीन. हम लोग इस अमूमन एक टैबू टॉपिक है, बात भी नहीं करते एंड स्पेशली मर्दों को रियलाइज़ नहीं होता कि कितनी दिक्कत होती है ख़वातीन को. एक बहुत क्रिटिकल प्रोडक्ट है. अगर काम के वक्त उनको ज़रूरत पड़ जाती है तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग अवेलेबल टू देम. सो वी यूज आवर एक्सपर्टीज़ इन मेकिंग अ मशीन कॉल्ड अ सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसिंग मशीन या फेमिनिन हाइजीन स्टेशन, जो फीमेल वॉशरूम्स में अब हम कॉर्पोरेट्स में और यूनिवर्सिटीज़ में लगा रहे हैं सो दैट एटलीस्ट लोगों उनके पास एक्सेस हो इफ़ दे रियली आर इन नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट. और बहुत से कॉर्पोरेट्स को भी मैं कहूँगा जो हमारे पार्टनर कॉर्पोरेट्स हैं, रियलाइजिंग दिस दे वांट टू मेक देयर वर्क प्लेसेस मोर इंक्लूसिव, तो उन्होंने हमसे वो रेंट कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं. एंड देयर आर सम कॉर्पोरेट्स दैट गो अ स्टेप फर्दर इन से कि हम कुछ नैपकिन्स अपनी फ़ीमेल ख़वातीन को हम अलॉट कर देंगे लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल. सो वी यूज आवर एक्सपर्टीज़ टू ऑल्सो टैकल अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर फीमेल्स एज वेल. और वो काफ़ी हमारी 15-20 जगहों पे अभी लगी भी हैं मशीन्स एंड बहुत से ऑर्डर्स भी हैं. सो पॉइंट इज़ देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स दैट यू नेवर नो हैपन. हमने रीफिल स्टेशंस और इन्वायरमेंट के उससे शुरू हुए थे बट नाउ दिस विमेन. और फिर हमने एक और अपनी मशीन का एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसमें हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि उनके केमिकल स्टोरेज रूम होते हैं, हैज़र्डस नॉन हैज़र्डस सारे केमिकल्स वो ड्रम्स में पड़े होते हैं और वर्कर्स बाल्टियों से निकाल के केमिकल अपने मशीन्स में डाल रहे होते हैं. व्हाट अबाउट देयर हेल्थ, व्हाट अबाउट द ह्यूमन हेल्थ, द डिग्निटी दैट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव टू देम. वेस्टेज हो रहा होता है. तो हमने रीफिल स्टेशन को जो थोड़ा तेल और शैम्पू के लिए बनाया था उसको ट्वीक करके अब केमिकल डिस्पेंसिंग मशीन भी बना ली है. बट point is you go on one path and there's so many other complementary things that you can do solve problem. सिर्फ marginal आपने initial investment करने के बाद आपने थोड़ी सी marginal cost पे एक बहुत ज़्यादा marginal benefit gain कर लिया है. And that's what you keep on doing as an entrepreneur. You have to be innovating
R&Ding, improvising and see कि मैं अपनी एक existing जो base बनाई थी उससे और multiple चीज़ें क्या solve कर सकता हूँ. That's phenomenal and that's very true कि हम लोग अपने लकीर के फ़कीर हो जाते हैं, but we really need to think and look at things a little differently, which would help someone else in a very large way. मतलब हम गाड़ी रैली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम गाड़ी बस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, हम गाड़ी अपने सिंगल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार पूलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So how we use things and how we evaluate how we want to live our lives. Last question is why sustainability? What really triggered you to get here and why are you so passionate about it? मतलब आप भी तो अपनी सुकून की ज़िंदगी जी सकते थे. हाँ, जैसे मैंने कहा वो बहुत ही early in my professional life. It's not that nobody is born an environmentalist या sustainability professional. It's just through your journey you kind of discover your passions. जब मैं graduate किया था तो I didn't know what I wanted to do. It was completely pure luck that I ended up in that power utility और वहाँ पे मैंने waste to energy का किया, and it just like struck a chord somewhere. I still don't have that deep philosophical why कि मैं क्यों sustainability, but it just बहुत से लोगों का passion होता है, बहुत से लोगों का एक core passion होता है. कुछ लोग animals राइट्स के लिए काम करते हैं बहुत पैशनेटली. अब आई लव एनिमल्स और मैं एनिमल्स के लिए करूँगा, बट सस्टेनेबिलिटी फॉर मी कम्स मोर पैशनेटली देन दैट. बट वो क्यों एनिमल्स के लिए करते हैं, कोई दूसरे राइट्स के लिए क्यों काम करता है, इट्स जस्ट फॉर मी. आई जस्ट थिंक कि इतनी अपॉर्चुनिटी है एंड वेस्टेड अपॉर्चुनिटी इतनी अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में. जस्ट अपील टू मी दैट नेचर एंड एनवायरनमेंट शुड बी प्रिजर्व्ड. और स्पेशली जिस तरह हम अभी आजकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पॉइंट इज़ इट्स नॉट अ सेक्टर. मैं सबको ये अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, आई टीच एट वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दैट यू कैन चूज़ टू गो इनटू एजुकेशन एंड हेल्थ एंड टेलीकॉम सेक्टर, बट एवरीबडीज़ इन्वायरमेंट, राइट? इट्स नॉट वन पर्सन और environmentalist or a sustainability professional's job to kind of play their part. Everybody has to. There is no single bullet solution. Everybody has to democratize, decentralize solutions. We have to crowdsource solutions, तभी जाके कुछ होगा. और जो sustainability का जो problem है environment का स्पेशली, हम unfortunately हम उसको ये कहते रहे हैं कि ये this is a problem for the future, इसीलिए हम कुछ करते ही नहीं रहे. This is problem right now. This is our existential crisis as well. So that's why I guess it was just struck a chord somewhere back then, and now I see it as a potential. That's phenomenal. Again, I really thank you for doing all the work you're doing. And I mean, you have my support, but I'm pretty sure कि और लोग जो अभी देख रहे हैं और जो लोग अभी आपके बारे में नहीं जानते और जो जानना चाहें और जान रहे हैं, they would really help you with your journey, because people have started to realize the problem. People have started to see it more and more. हम अभी भी कोरंगी जाते हैं तो we see तबीयत में डिफरेंस, we see temperature rise. यहाँ पे अगर भाद्रवाद पे अलग है तो जीत कोरंगी में 2-3 डिग्री बढ़ के ही आपको फील होता है. तो it has already started to happen, and we need to start taking our action now. 2030 तक पता नहीं हम वेट कर भी सकते नहीं कर सकते. तो अब देखते हैं कि किस बात पे लोग करते हैं. मेरे ख्याल से तो बहुत से लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में. आप तो बल्कि उस इंडस्ट्री में हैं तो आपको और इसका पता होगा. we're trying to do our part as well. So please guide us whenever you can. I would really ask you to make more and more content to really educate people at the same time, क्योंकि लोगों को जो content के through education is the cheapest way to educate people, but also really make an impact. क्योंकि लोग अभी से बच्चों को जब पता चलेगा कि जी आज से 10 साल के बाद जब मैं अपने अब्बा के लिए गाड़ी ख़रीदने के लिए लायक होऊंगा, लेकिन उस वक्त गाड़ी चलाने के लिए दुनिया शायद ना बचे, तो उसमें वो फिर अभी से कुछ ना कुछ एक्शन लेना शुरू करेंगे. अभी से उनके दिमाग में कुछ ना कुछ. तो अगेन थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू फॉर कमिंग and giving me your time. Thank you for having me. This was a wonderful conversation. Thank you. Startups, entrepreneurship,
starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, The crazy ones, the misfits, the troublemakers. every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.